हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक पे है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये, और आपके यूपीएससी एग्जाम और आपके प्रीलिम एग्जाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेड बैंक पर, ठीक है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है, हमेशा क्या बैंक बुरे होते हैं, क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है बेड बैंक, और क्या ये बेड बैंक जो है ये हमारे भारत के लिए अच्छा है? क्या ये हमारे भारत में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, जो भी एनपीए का क्राइसिस आया है हमारे बैंकों के ऊपर, क्या उसे कम करने में भारत की मदद कर सकता है या नहीं? और अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बेड बैंक कमेटी का भी गठन किया हुआ है, और उसमें कौन कौन मेंबर है, कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ, वो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट पर पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम बेड बैंक के बारे में कि ये बेड बैंक होता क्या है। और ये आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल जाएंगे कि अभी हाल ही में बेड बैंक बनाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर आरबीआई के द्वारा पहला जो बेड बैंक है वो बना भी दिया गया है। तो कुछ बेसिक बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए, तो सुनिएगा बड़ी ध्यान से, ठीक है। अच्छा, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप बैंक में जाएंगे डिपॉजिट करने। तो बैंकिंग सिस्टम में दो ही काम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है डिपॉजिट लेना और दूसरा है एडवांस या फिर लोन आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। अब आप गए बैंक के पास और आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। मान लेते हैं 50 लाख रुपए की आपको ज़रूरत थी, तो आप बैंक के पास गए और बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है। अब आपको पता है जब आप ईएमआई लेते हो, लोन लेते हो, तो कुछ समय बाद आपको वो लोन वापस भी तो करना होता है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं आपने बैंक को जो है वो 40 लाख रुपए लौटा दिए, लेकिन अभी भी 10 लाख रुपए और प्लस इंटरेस्ट अभी आपका क्या है, बाकी है, जो आपने बैंक को नहीं चुकाया। तो बैंक वेट कर रहा है कि कब आप उनका इंटरेस्ट रिपे करोगे, कब चुकाओगे। और 90 दिन हो जाते हैं, 90 डेज हो जाते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट के, और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ये जो बचा हुआ 10 लाख रुपए है ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एक बेड लोन हो जाएगा, क्योंकि आप तो इसको चुका ही नहीं रहे हो। आप तो इसको चुका ही नहीं रहे हो, 90 दिन तक बैंक इंतजार करेगी, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बेड लोन हो जाएगा, जिसको आप एनपीए कहते हो। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है ना, जो बैंक के लिए किसी काम का नहीं है। आपने बैंक के ऊपर क्या किया है, एक असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट चढ़ा दिया है, जिसको हमने क्या कहा है, बेड लोन कहा है। तो ये 10 लाख रुपए हैं, ये क्या हो जाएंगे बैंक के लिए, बेड लोन या एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगा। इसके बाद बैंक क्या करेगी, इसके बाद बैंक आपको 90 डेज का लीगल नोटिस भेजेगी कि देखो आपका इतना इतना लोन है, इतना इंटरेस्ट है, आप इसे चुका दीजिए। आप तो भी इग्नोर कर देते हैं, नहीं देना बैंक का पैसा, नहीं देंगे। अब बैंक क्या करेगी, तो बैंक को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ डॉक्यूमेंट आप एज अ सिक्योरिटी जो है वो बैंक के पास रखवाते हैं। मान लेते हैं मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया था और बदले में सिक्योरिटी में अपना हाउस के पेपर, अपने घर के पेपर जो है वो रखवाए हुए थे। अब बैंक ने बोला मुझे लोन वापस करने के लिए, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे घर आएगा और मेरे घर को, मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। मेरी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक ने रख ली। अब बैंक मेरे घर का क्या करेगा, बैंक के पास तो अपना बैंक है, वहां पर उसका पूरा सेटअप है, और बैंक में जो एम्प्लॉय है उनके पास घर भी है, वो हमारे घर का क्या करेंगे। तो अब बैंक इस घर को बेच देगा और जितना भी उसको प्रॉफिट होगा वो बैंक के खाते में आ जाएगा। इस तरीके से बैंक अपने एनपीए को कम कर सकता है, ठीक है ना। अब घर को बेचने के लिए या मेरी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऐसा तो है नहीं है कि घर घर जाएंगे, प्रॉपर्टी है ये खरीद लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो बैंक जो है उनके लिए एक कंपनी बनाई जाती है जिसको हम एआरसी कहते हैं। एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, उन्होंने देखा कि ये घर तो अच्छा है,
इनका घर अच्छा है, हम क्यों ना यहाँ पर एक बिल्डिंग को तोड़कर अपार्टमेंट्स बना लें या फिर एक मॉल बना लें, है ना। तो ये एआरसी वाले जो है वो बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हम आपका ये प्रॉपर्टी जो है वो आपसे खरीद लेते हैं और आपके बदले में आपको पैसा दे देते हैं। तो बैंक को क्या करना है, पैसा की जरूरत है, बैंक ने पैसा ले लिया और एआरसी वालों को मेरा घर बेच दिया, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को। अब उनको जो भी करना हो, वहां पे मॉल बनाना हो, दुकानें बनाना हो, अपार्टमेंट बनाना हो, वो इनका काम है। बात समझ में आई आपको। तो बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। इसके बाद अगर आप बैंक का पैसा 90 दिनों तक नहीं चुकाते हो तो वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। तो भारत की अगर कंडीशन की बात करें तो भारत में बैंकों ने बहुत अधिक मात्रा में लोन बांट के रखा है और कई लोग तो ऐसे हैं जो लोन देने की जगह भारत से भागकर ही चले गए। आप लोग ने विजय माल्या का नाम सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा। मतलब बैंकों के ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा, और सबसे अधिक एनपीए जो है वो किसके पास है, हमारे एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अच्छा, मान लेते हैं किसी बैंक, मान लिया मैंने कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसमें मेरे 10 लाख रुपए जमा है, उसमें मेरे 10 लाख रुपए जमा है और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो एनपी है वो 50% से ज़्यादा हो गया है। तो मुझे डर लगने लगा, जैसे कि पीएमसी बैंक के साथ ऐसा हुआ भी था। अब मुझे डर लगने लगा कहीं आईसीआईसीआई बैंक जो है वो डूब ना जाए और मेरे पैसे डूब ना जाए। तो मैं क्या करूँगी, फटाक से आईसीआईसीआई बैंक जाऊँगी और अपने 10 लाख रुपए जो वहाँ पर डिपॉजिट थे वो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे डर है कि पीएमसी बैंक की तरह कहीं आईसीआईसीआई बैंक भी डूब ना जाए। तो इस तरीके से अगर बैंकों के पास एनपीए ज़्यादा होता है तो उनकी क्रेडिट खराब हो जाती है, उनकी वैल्यू खराब हो जाती है, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है और उसमें उसके जो इन्वेस्टर्स हैं या उस बैंक में जो भी कस्टमर है वो भी अपना पैसा निकालने लगते हैं, तो बैंकों की हालत खराब हो जाती है। तो बैंकों का जो एनपीए वो बहुत ज़्यादा, इससे गवर्नमेंट को भी चिंता का विषय है और बैंकों को तो चिंता का विषय है कि एनपीए कम होना चाहिए। तो इसी एनपीए को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारा जो बजट आया था 2021 का जो बजट है जो कि निर्मला सीतारमन ने दिया था, तो निर्मला सीतारमन ने बात की थी कि हम बेड बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेड बैंक बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों बनाएंगे, एनपीए को कम करने के लिए, इकोनॉमी क्राइसिस जो आ रहे हैं पैंडेमिक के समय उसे कम करने के लिए हम जो है वो बेड बैंक बनाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एनपीए क्या होता है, एआरसी क्या होते हैं और बेड बैंक क्यों बनाना है। और पहली बात, बेड बैंक की बात कब हो रही है, तो बेड बैंक की बात हो रही है 2021 का जो बजट है निर्मला सीतारमन ने किया, उसके पहले 2017 में भी बेड बैंक बनाने की बात की गई थी। बात क्लियर है। तो हाल ही में आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल क्रिएट किया है बेड बैंक को बनाने के लिए, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। चलो अब कुछ और बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेड बैंक का काम क्या होता है, तो बेड बैंक जो है वो बेड लोन को ले लेती है और बैंकों के एनपीए को कम करती है। मतलब क्या हुआ, सुनिएगा बेड बैंक का काम क्या होता है। मान लेते हैं ये मेरा बैंक है और इस बैंक के ऊपर जो है वो 100 करोड़ का एनपीए है। दूसरा कोई बैंक है, ए बैंक और बी बैंक, इसके ऊपर भी 200 करोड़ रुपए का जो है वो एनपीए है। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, बेड बैंक कर रहे हैं। अब बेड बैंक क्या करेगी, इन बैंकों के पास जाएगी और आप कहेगी आपका जो भी एनपीए है वो सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं, आपका जितना भी बेड लोन है वो आप हमें दे दीजिए, आपका जितना भी बेड लोन है वो हमें दे दीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी जो लिस्ट है एनपीए की वो क्लियर हो जाएगी और आपके ऊपर सर पे जो इतना एनपीए का बोझ है वो भी कम हो जाएगा, जिससे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्रेडिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बेड बैंक बनाया क्यों गया है कि वो बैंकों के जो भी बेड लोन्स हैं, जो भी उनके एनपीए हैं उनको अपने ऊपर ले ले, जिससे बैंकों का एनपीए कम हो सके, इसलिए बेड बैंक बनाया है। अच्छा, इससे बेड बैंक को क्या फायदा होने वाला है, तो समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी जरा सा। देखो, अब मान लेते हैं बैंक ए है, बैंक ए के पास 100 करोड़ रुपए का एनपीए है और वो लगा हुआ है कस्टमर्स के पास जा जाके वसूली करने जा रहा है कि यार भाई जो भी आपका एनपीए है, जो भी कर्जा है वो हमको दे दो। अब वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं और अब बैंकों को उम्मीद खत्म हो चुकी है कि उनका ये 100 करोड़ रुपए कभी आएगा। तो बेड बैंक जाती है कि कहती है सुनो, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए का एनपीए है जो कभी आने वाला नहीं, एक काम करते हैं, आप मुझसे 60 करोड़ रुपए ले लो, आपका अपना एनपीए जो है वो क्लियर कर लो और ये एनपीए मेरे ऊपर आ जाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उस कस्टमर से किस तरीके से पैसे हमको निकालना है। मतलब अब बैंक नहीं जाएगी कस्टमर के पास कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। अब बेड बैंक जाएगा कस्टमर्स के पास, देखो 100 करोड़ रुपए आपका इस बैंक के साथ ड्यू था, आपको चुकाना है।
तो अब मान लेते हैं ये जो बेड बैंक है इसने 100 करोड़ रुपए उस कस्टमर से निकाल लिए, तो देखो इसने 60 करोड़ रुपए तो बैंक ए को दे दिए थे ना, तो 40 करोड़ रुपए का फायदा सीधे सीधे किसको हो रहा है? बेड बैंक को हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। बेड बैंक का काम क्या होता है? जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके एनपीए को कम करना और उनके जो बेड लोन है उनको ले लेना, ये कहलाता है बेड बैंक का काम। मान लेते हैं बैंक ए के पास 100 करोड़ रुपए का एनपीए था, तो बेड बैंक ने उसको डिस्काउंट ऑफर किया कि एक काम करते हैं, आपका जो 100 करोड़ का एनपीए या बेड लोन है आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, बदले में मैं आपको 60 करोड़ रुपए देता हूँ, तो आप आपका एनपीए क्लियर कर लो। ठीक है, अब बेड बैंक ने 100 करोड़ का एनपीए ले लिया, अब उन कस्टमर्स के पास जाएगी जिनका ये लोन है और उनको प्रेशराइज करेगी, उन पे दबाव डालेगी और जो भी किसी भी कमेटी के फॉर्मेशन से जो है वो उन कस्टमर से पैसा निकलवाएगी। तो इससे बेड बैंक को क्या होगा? प्रॉफिट। अब हो सकता है कस्टमर से पैसा निकल जाए तो प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है कस्टमर पैसा ना दे, दबाव डालने के बाद भी, या फिर उतना पैसा उसको ना मिले, तो हो सकता है बेड बैंक को लॉस भी हो। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं बेड बैंक को, लेकिन बैंकों को फायदा ये है कि उनका एनपीए रिड्यूस होगा, उनकी लिस्ट क्लियर होगी, उनकी क्रेडिट इंप्रूव होगी। बात क्लियर आई? ठीक है, तो पहली बार अगर हम बात करते हैं तो 1988 में अमेरिका में बेड बैंक बनाने की बात की गई थी। इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी में भी बेड बैंक को कंस्ट्रक्ट किया गया। साथ ही साथ 2019 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आयरलैंड में हुए थे, उन्होंने इससे निपटने के लिए भी नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी मतलब बेड बैंक को शुरू करने की बात की गई थी। अब भारत में क्यों जरूरत है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के समय। आपके जो एमएसएमई सेक्टर्स थे, याद है ना, एमएसएमई सेक्टर्स जो थे, अब इन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया था, सारी कंपनी बंद हो गई, अब ये लोग तो लोन चुका नहीं सकते, तो बैंकों के ऊपर जो है वो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं। तो इस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी बेड बैंक बनाने की बात हो रही है, एनपीए को कम करने के लिए भी बेड बैंक बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे जो सर्वे हुआ है उसमें आरबीआई ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में पहले सितंबर 2020 में जो एनपीए था वो 7.5% था, लेकिन अभी पेंडेमिक के समय 2021 सितंबर में जो एनपीए है वो 13.5 मतलब 13.5% हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इस एनपीए को कम करने के लिए बेड बैंक बना रहे हैं। बात समझ में आई बेड बैंक क्यों बन रहा है? चलो, बेड बैंक बनाने के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है केवी कमात कमेटी। तो इस कमेटी का नाम याद रखना, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में पूछी जाए कि केवी कमात कमेटी का संबंध किससे है, तो आपको आंसर करना होगा बेड बैंक से है। तो बेड बैंक मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, हमारी जो कंपनी है, उन लोगों ने भी लोन लिया था, लेकिन अभी क्राइसिस के कारण क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, पैंडेमिक के कारण काफी ज्यादा लॉसेस हुए, जिसके कारण कंपनियों का कॉर्पोरेट सेक्टर का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, तो केवी कमात कमेटी ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी और प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट सशक्त, अभी हम देखेंगे, प्रोजेक्ट सशक्त के अंतर्गत उन्होंने 3 अपनी अपनी बातें जो है वो कमात कमेटी ने कही। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अब जो भी एक कमेटी का गठन हुआ या बेड बैंक का फॉर्मेशन हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, बैंकों के लिए रेगुलेशन बनते हैं, पॉलिसी बनती है, तो ये सब कौन बनाता है, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मतलब आईबीए बनाता है। तो आईबीए के कहने पर ये केवी कमात की जो कमेटी की रिकमेंडेशन थे उनको माना गया है। अभी हम देखते हैं वो रिकमेंडेशन क्या थी। अगर हम इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो इसके वर्तमान में सीईओ है सुनील मेहता, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अगर मैं बता दूं, कभी भी तुक्का लगाना हो एग्जाम में तो मुंबई आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में। मैक्सिमम बैंक, मैं सभी नहीं कह रही हूँ कि सिडबी का हेड ऑफिस मुंबई में नहीं है, मैक्सिमम बैंक के हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, सेबी हो गया। चलो, फाउंडेशन कब हुआ इसका, 26 सितंबर 1946 में हुआ था। चेयरपर्सन राज किरण राय हैं और मेंबर कितने हैं, 250 बैंक जो है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो इसने कहा था केवी कमात कमेटी की रिकमेंडेशन को मानने के लिए, तो प्रोजेक्ट सशक्त के अंतर्गत यहाँ पर सुनील मेहता के कहने पर एक कमेटी का गठन हुआ था और उसकी कुछ रिकमेंडेशन को माना गया है। जैसे कि बोला जा रहा है कि अगर बेड लोन जो है वो अप टू 50 करोड़ है, लगभग 50 करोड़ रुपए के अंदर है, तो बैंक अपने लेवल से इसको सेटल करने की कोशिश करेगा। 90 दिनों के अंदर बैंक अपने लेवल पे इस अमाउंट को क्लियर करेगा। लेकिन अगर बेड लोन 50 से लेके 500 करोड़ के बीच में है, तो ऐसे बेड लोन्स को क्लियर करने के लिए 180 डेज का टाइम दिया जाएगा और इसके लिए एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट मतलब एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी और उसके जो भी पर्सनल्स होंगे वो इस लोन को रिकवर करने में मदद करेंगे। ठीक है,
और अगर लोन जो है या बेड लोन जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे लोन के लिए एएमसी बनेगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। और साथ ही साथ ऐसे बैंकों को जो है एआईएफ मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा फंडिंग की जाएगी। अब एआईएफ क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई बैंक है जिस पे एनपीए बहुत ज़्यादा है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, उसके पास पैसे नहीं बचे अपने कस्टमर को देने के लिए, तो उनको फंड देने का काम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ करता है। ठीक है ना। तो ये सारी ज़रूरत थी जिसके कारण हमने हाल ही में आरबीआई ने हाल ही में बेड बैंक को कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, भारत में जो बेड बैंक का नाम रखा गया है वो है NARCL। इसका फुल फॉर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक है ना। अब इसको मुंबई में रजिस्टर किया गया है और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 74.6 करोड़ रुपीस है। अच्छा, अभी देखो, अब कोई बैंक आपको खोलना है, बेड बैंक खोलना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि बैंक 100 करोड़ रुपए मेरे पास एनपीए था और बेड बैंक ने 60 करोड़ रुपीस में एनपीए खरीद लिया, तो स्टार्टिंग में इसको कुछ पेड अप कैपिटल की जरूरत होगी ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, तभी तो बैंकों से ये एनपीए को या बेड लोन को परचेज करेगी। तो इनिशियल जो पेड अप कैपिटल है वो 74.6 करोड़ रुपीस है। अच्छा, यहाँ पर जो बेड बैंक बनाया गया है उसके हेड कौन बनाए गए हैं, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे पद्म कुमार माधवन नेयर, जो है वो यहाँ पर बेड बैंक के हेड बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और डायरेक्टर्स हैं, कुछ और व्यक्ति जो है इसमें बेड बैंक में शामिल हैं। डायरेक्टर आर इंडियन बैंक एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता, एसबीआई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सलील शुकी कुमारी नेयर, सुकुरन नैयर, कैनरा बैंक रिप्रेजेंटेटिव है अजित कृष्णन नैयर। तो इन लोगों से मिला के बेड बैंक बना दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये फ़ायदा देगा या नहीं देगा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं इस बात को कह रहे हैं कि जैसे कि आपने बेड बैंक बना दिया तो यहाँ पर जो बैंक है एकदम फ्री हो गई है कि अब हम किसी को भी कितना भी लोन दे दें, कितना भी हमारा एनपी हो जाए, हम पूरा बेड लोन जो है वो बेड बैंक को दे देंगे। तो इससे जो बैंक की जो पॉलिसीज़ है उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं और बैंक एकदम बहुत अपनी अपनी वर्किंग में थोड़ी सी ढीली हो सकती है कि कितना भी लोन बांट रही है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि बेड बैंक है। तो क्या फ्यूचर में यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिलते हैं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि हाल ही में 22 बेड लोन्स को यहाँ पर इस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनकी बर्थ जो है वो 89,000 करोड़ रुपीस है। अभी केवल कुछ बैंक के 22 बेड लोन्स को ही ट्रांसफर किया गया है। अब हम कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद आगे के लोन को भी बेड बैंक में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि भारत में टोटल जो एनपीए है या बेड लोन है वो 2 ट्रिलियन का है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। अभी हाल ही में केवल 89,000 करोड़ रुपीज ही यहाँ पर बेड लोन ट्रांसफर किए गए हैं। बात क्लियर हुई है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच बैंक इज द हाईएस्ट एनपीए इन इंडिया। भारत में किस बैंक का सबसे ज़्यादा एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट है। आपका जो भी आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है। अब जाते जाते एक की पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ मैं कि अब एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है कि कोई भी बैंक जाके किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है अगर वो बैंक को समय पे लोन रिटर्न नहीं करता। तो ये सारा कार्यक्रम किसके अंडर चलता है, तो ये सारा कार्यक्रम सरफसई एक्ट के अंतर्गत चलता है और सरफसई एक्ट 2002 में पास हुआ था। सरफसई का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल असेट एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये जो सारा कार्यक्रम है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बनना, बैंकों के द्वारा लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करना, उसको सेल आउट करना, उसको बेचना, ये सभी कार्यक्रम जो है वो सरफसई एक्ट 2002 के अंतर्गत होते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से इस टॉपिक को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।